Hello, everyone. A very good morning to all of you. Just to check, am I audible? All right. Thank you so much. So, I welcome all of you in today's webinar of FSSAI updates of अगस्त मंथ. तो आज हम बात करने वाले हैं एफएसएससीआई में क्या क्या अपडेट्स हुए अगस्त 2024 में और जो भी सारे अपडेट्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी हम वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. So let me share my screen. All right. So my screen is visible to all of you. Okay. So, uh, FSSCI updates August month का है. Okay, my screen share. Yes. FSSCI updates of August 2024. My name is Yeshu Srivastav. I'm your food safety trainer and auditor. यारी क्वालिटेक से हम बात कर रहे हैं और आज के ये जो वेबिनार है इसमें हम जो चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं इसमें आपका फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी से रिलेटेड है, यूज्ड कुकिंग ऑयल से रिलेटेड है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स एंड फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड है, माइक्रो प्लास्टिक्स जो फूड में आ रहा है विच इज़ वेरी ट्रेंडी उससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग अपडेट आया है एंड कुछ प्रेस रिलीज है. आज ये जो वेबिनार है इसमें हम एफएसएससीआई की सारी नई नई चीज़ें बताने वाले हैं ताकि आप अपनी इंडस्ट्री को लीगली कंप्लाइंट रख सकें और जो जो भी एफएसएससीआई अपडेट है उसको आप जानें और खुद भी अपडेटेड रहें, अपनी इंडस्ट्री को भी अपडेट करें. And you can become a leader, a brand reputation will increase, and one important and a very interesting gift will be there for you. Okay. अच्छा. ओके सो आई केम टू नो कि शायद आप लोग चैट नहीं कर पा रहे हैं. लेट मी चेक. ओके आप लोग चैट पे कुछ लिख पा रहे हैं? अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. I will give permission. Just a minute. Okay, so I think I've given permission to all, and if you want to speak, आप अपने आप को unmute करके बोल पाएंगे उस समय. Okay, so हम start करते हैं. Yes. अब आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आई थिंक. All right. Thank you so much. My name is Yeshi Srivastav, and I've done BTech and Food Tech, MSc, and then I'm pursuing PhD. I'm a trainer
assessors with CII, and I've done more than 500 trainings, more than 500 audits, and more than 50 industry setup. I'm also author of the book Beyond Food, and it was Amazon's bestseller book as well. And this is a guide to food safety compliances. Okay, and why we are into this training business? Because we are on a mission to help 1 billion food businesses so that every food on this planet remains safe for consumer. और इसीलिए हम आप तक ये सारे अपडेट्स लेके आते हैं. हमारी संस्थान का नाम है यारी क्वालिटेक. ओके, सो आई रिक्वेस्ट, अगर आप चाहें तो अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, पर माइक को म्यूट रखें. अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एंड जो भी क्वेरीज है आप अपना पूछ सकते हैं बीच बीच में. ओके, सो जो फर्स्ट FSSAI के बारे में हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज FSSAI? FSSAI is Food Safety and Standard Authority of India, and the act came in 2006, the regulation came in 2011. हमारे आज के वेबिनार के जो भी सारी अपडेट्स हैं ये इसी वेबसाइट से लिए गए हैं. इसमें जो जो भी एडवाइजरीज हैं, ऑर्डर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उन सबको हमने कवर किया है. तो जो पहला ऑर्डर आया है, जो फर्स्ट अपडेट है, इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन अंडर Section 16(5) of Food Safety and Standard Act regarding disposal of the used cooking oil, RUCO. ओके, तो जो ये यूज्ड कुकिंग ऑयल है उससे रिलेटेड आपका ये जो नया अपडेट है वो आया है. आप लोगों को क्या लगता है जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है उसके लिए क्या FSSAI बोलती है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी आइडिया? आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं. जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उससे रिलेटेड आपको कुछ है आइडिया कि कैसे हमें यूज करना चाहिए? हमें ऑयल जो एक बार गर्म हो गया उसको कब तक यूज करना है, और अगर एक बार कितनी बार हम यूज कर ले, कब पता चलेगा कि अब ये ऑयल ठीक नहीं है, अब इसको यूज आगे नहीं करना चाहिए? हाँ जी. ओके, सो जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है उसमें हमारे कुछ होते हैं टोटल पोलर कंपाउंड्स, जो कि ये निर्धारित करते हैं कि उसमें क्या पोलर कंपाउंड्स है. और ये जो पोलर कंपाउंड्स है, अगर हमने बहुत हाई TPC का ऑयल यूज किया फूड प्रोडक्ट के लिए और अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो उसका हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है, बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है. वो जो ऑयल है, अगर 25 TPC से ज्यादा हो जाता है तो वो कार्सियोजेनिक भी हो सकता है. कार्सियोजेनिक का मतलब, कार्सियोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग. वो जो ऑयल है वो कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं, कितने बार यूज करना है वो आपको पता हो. ठीक है, कैसे यूज करना है वो आपको पता हो. ओके, सॉरी. FSSAI सेज कि जो आप यूज कर रहे हैं ऑयल वो 25 TPC से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और अगर 25 TPC से ज्यादा का हो गया तो वो ऑयल आप खाने में प्रयोग ना लें. उसको नॉन कुकिंग पर्पस के लिए दे दिया जाता है जहां से बायोडीजल बनता है, और उस ऑयल में आपको फ्रेश ऑयल नहीं मिलाना चाहिए. ठीक है, तो ये जो TPC है, ये जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, ये है 25 TPC में आपको फ्रेश ऑयल नहीं मिलाना है. तो लास्ट बीच में एक FSSAI ने ऑर्डर निकाला था जिसमें बोला था कि आप 25 में फ्रेश ऑयल नहीं मिलाना है, फिर बाद में बोला था कि वो मिला सकते हो. लेकिन अभी वापस से ये रेगुलेशन आया है कि अब आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है. और और अगर 25 TPC हो गया है ऑयल का तो आप उसको हटा दें, उसमें वापस से फ्राइंग ना करें कोई भी चीज को, और उसको रुको वालों को दे दें. बहुत सारे ऑथोराइज्ड रुको एजेंसीज हैं, आप उनको दे सकते हैं और उसके बदले में वो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं.
And this is again related to RUCO, extension of non-enrollment of the non-food production units for collection of used cooking oil from food business operators. तो जैसे कि हमको पता है जो वेस्ट कुकिंग ऑयल होता है उसको फूड पर्पस पे नहीं यूज करना है, तो कहाँ पर यूज कर सकते हैं? बहुत सारी जगह यूज होता है। वो बायोडीजल बनाने के लिए यूज होता है, कई बार ग्रीन सॉल्वेंट बनाने के लिए, ग्रीस लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है ऐश। सो बहुत सारी वेस्ट जो यूज ऑयल है उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है मार्केट में और उसकी बहुत सारी जगह यूसेज होता है। तो करीबन 50 एनएफपीज हैं जो कि आपके यूज कुकिंग ऑयल्स को लेती हैं, और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो एफएसएससीआई ने वापस से कंटिन्यू करा है और उनको एक्सटेंशन मिल गया है 31 जुलाई 2025 तक। ये जो यूनिट्स हैं उनके पास एफएससीआई ने एक एसओपी दे रखी है कि आपको कैसे किसी भी यूनिट से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से यूज कुकिंग ऑयल कैसे लेना है, किस कंटेनर में लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, फिर आपको उनको सर्टिफिकेट देना है। उस ऑयल का आप क्या करेंगे वो सारी चीजें निर्धारित कर रखी हैं और वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग ही जो है आपका वर्किंग होता है। ठीक है। साथ ही अगर कोई भी इंडस्ट्री ने एसओपी को फॉलो नहीं किया तो एफएससीआई उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है। Next FSSAI advisory is related to selling and marketing of reconstituted fruit juice as 100% fruit juice. आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम भी हमारा एक अपडेट आया था कि अगर किसी प्रोडक्ट में फ्रूट जूस डायरेक्ट नहीं यूज किया है, फ्रूट कॉन्सेंट्रेट यूज किया और उसको डाइल्यूट करके जूस बनाया गया है, तो आप उसको 100% फ्रूट जूस का क्लेम नहीं दे सकते, आप उसको 100% फ्रूट जूस नहीं लिख सकते हैं। उसी से रिलेटेड, उसी को ही कंटिन्यू रखते हुए एफएससीआई ने जो है वो दूसरा एडवाइजरी भी दी है। उसमें उन्होंने बोला है कि आप ऐसी चीजों को सेल मार्केट नहीं कर सकते, जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूट जूस है उसको आप 100% फ्रूट जूस नहीं बोल सकते हैं। तो अगर किसी के पास भी प्री प्रिंटेड पैकेज थे, जैसे कि ये आया था हमारा लास्ट मंथ, बिफोर लास्ट मंथ आया था, जून में आया था ये वाला अपडेट, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके पास बहुत सारे प्रिंटिंग मटेरियल हो सकता है, बहुत सारे पैकिंग मटेरियल उसके रेसिड्यूज रह सकते हैं, बचे हुए लेफ्ट ओवर्स हो सकते हैं। तो जो प्री प्रिंटेड पैकिंग मटेरियल है उसको एफएसएससीआई ने पहले बोला था कि 31 अगस्त तक यूज कर ले, पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने अपने नॉमिनेशन दिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैकिंग मटेरियल है, हमको पुराना यूज करना है। उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमें पता है कि एफएसएससीआई हमेशा एफबीओ के कोलैबोरेशन में वर्क करती है। एफएसएससीआई ऐसा नहीं करती है कि जिसमें फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कुछ हानि पहुंचे और उनका नुकसान हो, लेकिन एफएससीआई ऐसा भी नहीं चाहती कि एफपीओ को संभालते हुए कंज्यूमर का कुछ नुकसान हो जाए। सो टेकिंग इन बैलेंस, एफएससीआई हमेशा एफबीओ की तरफ से जो भी चीजें आती हैं उसको हमेशा कंसिडर करती है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो एफएससीआई ने बोला है कि जो भी नया पैकिंग मटेरियल है आप वो मत यूज, वो यूज पुराना वाला भी यूज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, उसके पहले तक आप पुराना जो भी मटेरियल है वो उसको यूज कर लें, लेकिन उसके बाद जो आपका नया है वो यूज होएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 1 ईयर है, तो अगर वो अगस्त में बना तो अगस्त 2025 तक रहेगा। तो जो प्रिंटेड पैकिंग मटेरियल है अगस्त में पैक हो गया और जिसकी शेल्फ लाइफ है वो भी मार्केट में रह सकता है, हमें उस प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना है, उस प्रोडक्ट को हटाना नहीं, लेकिन 31 दिसंबर के बाद आपको नया पैकिंग मटेरियल यूज करना होगा जिसमें ये दिखना होगा कि ये 100% फ्रूट जूस नहीं है, या फिर 100% फ्रूट जूस का क्लेम नहीं लगा सकते आप। ओके, नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू द सेंसिटाइजेशन ऑफ फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी मैप्ड ऑन एफआईसीएस पोर्टल। सो एफआईसीएस पोर्टल जो है फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम, इसमें एफएससीआई ने बोला है कि जैसे जो जो भी प्रोडक्ट आते हैं इंपोर्ट वाले और जो लैब्स उसको चेकिंग करती है, उसकी जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो एफआईसीएस पोर्टल पे 5 दिन के अंदर अपलोड कर देनी है। और ये एफएससीआई हमेशा टाइम टाइम पे लैबोरेटरीज को इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करती रहती है। जो भी
FSSAI के पोर्टल पे अपलोड होएगा। उसमें ही सारी एंट्रीज करनी है कि कौन सा टेस्ट पैरामीटर्स था, कौन सा फूड कैटेगरी था, रेगुलेशन कौन सा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस की लिमिट क्या है उस प्रोडक्ट की, और क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, और उसको वेरीफाई करना होगा बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। ऐसा नहीं होगा कि आपने टेस्ट लैब में टेस्ट कर दिया और पोर्टल पे अपलोड कर दिया, फिर बाद में किसी आपके सीनियर ने चेक किया, अरे ये तो रिपोर्ट गलत अपलोड हो गई, फिर आपने चेंज किया। दैट इज नॉट अलाउड। जो भी है स्टेटस आपको पहले वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद ही पोर्टल पे अपलोड करना होगा। एंड ये मेक श्योर कर लेना है कि जो भी हम रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं वो रॉन्ग टेस्ट रिपोर्ट ना हो उस लैब की, उस सैंपल के अगेंस्ट में। ठीक। एक फॉर्म 2 होता है, वो FICS के पोर्टल पे अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट में टेस्ट रिपोर्ट्स अपलोड करनी होंगी। अगर लैब के पास NABL का स्कोप है और उस स्कोप में NABL का जो स्कोप है उस स्कोप में जो टेस्ट प्रोडक्ट आया है वो उस स्कोप में नहीं है इंक्लूडेड, तो लैब उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं करेगी और उसको रिजेक्ट कर देगी। जो ओनली वैलिडेटेड और जो एक्रीडेटेड मेथड है वही यूज करना है और वही लैब को फॉलो करना है। फूड एनालिस्ट की साइन होनी चाहिए प्रॉपरली उस रिपोर्ट पे, तभी वो चीज को पास होगी। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू clarification regarding selling, marketing of milk and milk products such as ghee, etc., ghee, milk, etc., in the name of A1 and A2. Okay, anybody is having any idea what is A1 and A2 milk? Yes. Okay. सो FSSAI ने बीच में बोला था कि जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली घी, बटर, जहां पर A1 एंड A2 आता है, और हम्म, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो A1 एंड A2 के नाम पर बहुत ही अलग दाम लगाती हैं, उसके जो प्राइसेस है वो चेंज हो जाते हैं। इसमें FSSAI ने बोला था कि जो A1 एंड A2 मिल्क का है वो डिफरेंशिएशन है, इट इज बेस्ड ऑन देयर प्रोटीन। जो प्रोटीन डाइट होती है, जो बीटा केसीन प्रोडक्ट, जो बीटा केसीन होता है मिल्क के अंदर, that is important in making a differentiation between A1 milk and A2 milk। उसका फैट से बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसलिए अगर जो कोई क्लेम करता है कि A2 मिल्क फैट प्रोडक्ट, वो मिसलीडिंग माना जाएगा एंड इट इज नॉट इन कंफर्मेंस विद द प्रोडक्ट प्रोविजन लेड डाउन इन FSS एक्ट रेगुलेशन। जब A1 एंड A2 मिल्क के प्रोटीन का उसके फैट पे कोई असर नहीं हो रहा है तो आपको क्लेम करना भी गलत माना जाएगा, मिसलीडिंग माना जाएगा। इसलिए FSSAI ने अभी बोला था कि A1 A2 का जो क्लेम है अभी आप उसको नहीं कर सकते, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी वो सारे क्लेम्स हैं वो हटा देने चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्री प्रिंटेड पैक है तो आप उसको 6 मंथ में यूज कर लें, लेकिन स्पेशली जो हमारा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, एनडीडीबी से बहुत सारे क्लेम्स आए और एनडीडीबी चाह रहा था कि FSSAI को ये जो ऑर्डर दिया है उस पर वापस से मंथन करना चाहिए, वापस से चेंजेस करना चाहिए। तो इसलिए FSSAI ने अभी जो ये ऑर्डर था उसको थोड़े दिन के लिए विड्रॉल कर दिया है, उसको होल्ड पे रखा है। और अभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी एंगेजमेंट्स हैं, कंसल्टेशंस हो रही है सबके साथ, सबसे सबसे विचार विमर्श करके, सबसे अप्रूवल लेके, सबके साथ मंथन करके इस पे अब एक फाइनल जो है वो नोटिफिकेशन आएगा FSSAI की तरफ से, लेकिन अभी इसको होल्ड पे रखा गया है। Okay, next FSSAI order is related to revised list of FSSAI notified lab for fortificant and fortified rice kernel and premixes। तो इसमें क्या है कि जो FSSAI वो टाइम टाइम पे जो लैबोरेटरीज हैं उनकी लिस्ट देती रहती है कि ऑथोराइज लैबोरेटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, ऑथोराइज कौन कौन सी हैं जो कि फोर्टिफाइड राइस को यूज, देखिए जब फोर्टिफाइड राइस बनता है तो उसमें सारी टेस्टिंग्स लगती हैं, लाइक फोर्टिफाइड राइस की टेस्टिंग होती है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल की टेस्टिंग होती है।
फोर्टिफाइड राइस की टेस्टिंग होती है, ठीक है, कर्नल जिसमें हम फिर मिक्स करते हैं, फिर फाइनल राइस बन जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है। प्रीमिक्स की टेस्टिंग है जो इसमें हम मिला रहे हैं फोर्टिफिकेंट्स जो है, तो वो सारी टेस्टिंग होना जरूरी है। एफएसएसए ने लास्ट टाइम बोल रखा है कि जो भी लैब है अगर किसी फोर्टिफाइड राइस की टेस्टिंग करिए तो उसको रियल टाइम बेसिस पे उसकी टेस्ट रिपोर्ट लैब के पोर्टल पे अपलोड करना जरूरी होता है। और अभी फाइनल लैबोरेटरीज कौन कौन सी है जिनके पास अप्रूवल्स है वो उन्होंने लिस्ट निकाली है जो कि इस लिंक पे अवेलेबल है। लक्षद्वीप में एक सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी में एक नए ऑफिसर्स जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। श्री अनवर सादिक जी, जिनको स्टेट्स हैं कर्नाटका, केरला एंड लक्षद्वीप। एफएससीआई एडवाइजरी जो नेक्स्ट आया है वो रिलेटेड टू द reoperationalization of food safety and standard labeling and display regulation amendments related to labeling requirement of non-retail container, minimally processed and पान मसाला। जैसे कि कुछ दिनों पहले अपडेट आया था कि जो पान मसाला है उसका जो पीडीपी रहेगा उस पे जो है मोर देन 50% आपको वार्निंग देनी होगी, वार्निंग स्टेटमेंट दैट chewing tobacco and chewing tobacco is cancer causing like that। तो वो वार्निंग स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम थोड़े दिनों पहले ही अपडेट आया था। अभी जो है एफएसएससीआई का ये अपडेट जो है, somebody wants to say something, just a minute। ऑल राइट, सो ये जो एफएसएससीआई का अपडेट है इट इज रिगार्डिंग द जो टाइम टाइम पे एफएससीआई लेबलिंग से रिलेटेड एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, एज पर द प्रेजेंट कंडीशंस नए नई चीजें बताती रहती है लेबलिंग इस पे चेंज करने के लिए। तो जो लास्ट टाइम हमारा अपडेट आया था जून 22 में और जनवरी 23 में, अगस्त 23 में एंड जून 24 में, इन सबको अभी इस पे विचार किया जा रहा है और जो फाइनल अथॉरिटी है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है इन 43rd मीटिंग में। सिर्फ जो टॉलरेंस लिमिट है उस पर अभी फाइनल बाकी है चेंजेस होना। अदरवाइज फाइनल नोटिफिकेशन आने तक ये बोला गया है कि जो लास्ट टाइम का ऑपरेशन जो था चेंजेस बताए थे उसी को ही माना जाएगा, उसी को इफेक्टिव माना जाएगा 1 जुलाई 2024 से, एक्सेप्ट द टॉलरेंस लिमिट जो कि अभी आना बाकी है। Okay, next is related to direction under section 16, reoperationalization of draft food safety and standard, health supplement, nutraceutical, food for special dietary use, food for special medical purpose, probiotic and prebiotic regulation 2022। तो इसमें क्या है कि जो लास्ट टाइम पे जो चेंजेस आए थे उनको वापस से रीऑपरेशनलाइज किया जा रहा है, जो जो भी चेंजेस बोले थे। इसमें और काम होना बाकी है, कुछ कुछ लिमिट्स पे, कुछ कुछ अंदर आपके प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स पे। सो ड्राफ्ट रेगुलेशन अभी हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इसलिए अभी जो पुराना था उसी को इफेक्टिव माना जाएगा जुलाई 2024 से। यस, दिस इज अ वेरी इनोवेटिव थिंग जो एफएससीआई ने अभी करी है। FSSAI launched a project to address microplastic contamination in the Indian food. New FSSAI initiative aims to develop detection methods and assess prevalence of the microplastics in the Indian food. जो हमारे सीईओ सर है एफएसएससीआई के, रिस्पेक्टेड कमला राव सर, तो लास्ट ईयर हमारी एक जनवरी 2024 में भी कॉन्फ्रेंस में सर ने बोला था कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स है उसका कंटामिनेशन बढ़ता जा रहा है। एज वी नो पानी में माइक्रोप्लास्टिक आता जा रहा है, फूड प्रोडक्ट में आ रहा है बिकॉज ऑफ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। इनफैक्ट एक स्टडी में आया है कि आजकल वूम में भी माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन आ रहा है। मींस ही एड्रेस दैट
वूम में लाइक जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उसमें भी उसके रेसिड्यूज एंड इफेक्ट्स दिख रहे हैं. सो दिस इज रियली वन ऑफ द थिंग जिस पे हम सबको एक बार सोचना चाहिए, एंड एफएसएससीआई इज टेकिंग वेरी गुड इनिशिएटिव इन दिस. एफएसएससीआई ने एक बहुत अच्छा इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू टैकल द ग्रोइंग कॉन्सेप्ट कंसर्न ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन इन द फूड ऑन अगस्त 18 2024 इन न्यू दिल्ली. इसमें क्या बोला है कि जो माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक है ये एक इमर्जिंग फूड कॉन्टामिनेंट्स है. सो इसलिए they wants to establish a validated methodology and understanding the prevalence in different food matrices. ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मार्च में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड अभी दे आर वर्किंग कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स जो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं. साथ ही में कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे, इट्स प्रेवलेंस एंड एक्सपोजर लेवल इन इंडिया, कितना एक्सपोज है वो, कितने लेवल तक जा रहा है हमारी बॉडी में, या फिर अलोंग द डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज, इवन रूरल्स तक में पहुंच रहा है. तो कैसे हम उसको इवेल्युएट कर पाएंगे. सो नाउ एफएसएससीआई इज वर्किंग ऑन दिस. जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ये इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया जाए माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक के एनालिसिस का. इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन कैसे करना है उस पर अच्छे से वर्किंग हो सके, और क्रिटिकल डेटा जो माइक्रो प्लास्टिक एक्सपोजर लेवल है कंज्यूमर में वो निकाला जाए, कंज्यूमर के साथ मिलके, कंज्यूमर से इंटरेक्शन करके एंड उनकी वर्किंग देख के. ग्लोबल स्टडीज बताती है कि जो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स है बहुत सारे अलग अलग फूड में, वो it is imperative to generate reliable data specific to India. इंडिया में इतनी ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन है हमारी, इतने ज्यादा एक्सपोजर के लेवल्स अलग अलग है, फूड हैबिट्स अलग अलग है, ईटिंग पैटर्न्स अलग अलग है. सो अभी स्पेसिफिक डेटा इंडिया में कि क्या उसका रिजल्ट है, क्या उसकी इम्पैक्ट्स हैं, कैसा उसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, उस पर अभी वर्किंग कर रहे हैं, और उसका एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इस प्रोजेक्ट से हमें मदद मिलेगी कि हम पता लगा सकें कि माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन इंडियन फूड में कितना है, और हम कुछ गाइड कर सकें फॉर्मुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेगुलेशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ. उससे हमें इन सारी चीजों को निकालने में मदद मिलेगी. ओके, next press release is FSSAI CEO meets BMC Commissioner, discuss initiative to enhance Mumbai street food safety and adulteration testing. So CEO सर ने BMC में कमिश्नर से मिले थे, एंड श्री राव सेड कि 8 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको ऑलरेडी ट्रेन कर दिया गया है सिटी में, और उन्होंने ये भी बोला है कि एडिशनल अगर फूड सेफ्टी वैन्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, जिसको हम फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स बोलते हैं, वो भी वो लगाएंगे. और एफएसएससीआई मुंबई जो है वो सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडिंग एफएसएससीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड प्रमोटिंग ऑन द स्पॉट रैपिड एडल्ट्रेशन टेस्टिंग इन द सिटी अमंग द स्लीव्स ऑफ द मेजर्स. बहुत अच्छे से एफएसएससीआई जो है वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड्स हैं, अलग अलग स्ट्रीट पे जो लोग हैं वहाँ पे क्या लेवल ऑफ कंटामिनेशन है, क्या है, उन सबको टेस्ट कर रहा है. फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स उसको टेस्ट कर रही है और उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रही है. मुंबई में स्कूल्स में हेल्थ क्लब्स को भी प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज एफएसएससीआई बिलीव्स दैट it is very integral to nurturing a health conscious generation in the city. जैसे कि हम सबको पता है जितनी भी हाईली डेवलप्ड सिटीज हैं, जो टायर 1 टायर 2 सिटीज हैं, वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जंक फूड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. दे कंसिडर जंक फूड्स एंड आउटसाइड फूड्स एज एज ए स्टेटस सिंबल. अगर हम छोटे बच्चों को एजुकेट कर दें कि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है. आजकल बहुत सारे स्कूल्स में खाने से पहले प्रॉपरली साबुन से हाथ धोना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को प्रमोट किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी सबसे अच्छी चीज होती है.
इंस्टेड आप अगर बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाएँ। तो अगर बच्चों के मन में दिमाग में ये डाल दिया जाएगा, सो हमेशा वो आगे की जनरेशन्स को इफ़ेक्ट करेगा और पूरी हमारी सोसाइटी को बेटर बनाएगा। तो एफएसएसए इज़ वर्किंग ऑन दिस ताकि स्कूल्स में ये सारी चीज़ों को डेवलप किया जाए बच्चों के लिए। एंड दे आर वर्किंग क्लोजली लोकल अथॉरिटीज़ के साथ ताकि जो हमारी जो सिटी मुंबई है, उसके पास ऑलरेडी रिच culinary ट्रेडिशन तो है ही, लेकिन वो फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के लिए भी एक अच्छा-सा बेंचमार्क सेट कर सकें। And next is with related to FSSAI fourth CAC meeting underscores the importance of strengthening the food safety infrastructure and curbing pesticide use. FSSAI के जो सीईओ सर थे उन्होंने अर्जेंट मीटिंग कॉल करी थी जिसमें सारे एफएसएससीआई के कमिश्नर्स लोग इन्वॉल्व थे और उन्होंने ये बात करी कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जो वैकेंट सीट्स है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो लैबोरेटरीज हैं उसको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, स्पेशली जो पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ हो रहा है उसको हम कैसे रेसिड्यू कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं ताकि हमारे आफ्टर इफेक्ट्स उसके कम आए। और एफएसए इज ऑल्सो वर्किंग कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जो खाली पोजीशंस हैं उसको भरा जाए, फूड सेफ्टी लैब को और अपग्रेड किया जाए, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स को और एनहांस किया जाए ताकि हमारी कैपेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग्स बढ़ जाए। साथ ही फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स किसी ने देखा है आप लोगों में से? यू कैन रेज योर हैंड्स। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स देखिए आप लोगों ने? यस। ओके। यस, कुछ लोगों ने, ठीक है। यस, तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स एक ऐसी छोटी सी लैब है, ये फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें छोटी सी लैब होती है, उसमें कुछ टेस्टिंग मेथड रहती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कुछ केमिकल्स रहते हैं, एक एनालिस्ट रहते हैं जो कि जगह जगह पर जाके जो खाना बन रहा है उसको टेस्ट करते हैं और उसको चेक करते हैं कि कैसा है ये खाना और उसमें कहीं कोई एडल्ट्रेशन कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, और अगर पाया जाता है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो है उसके उसके अगेंस्ट में या उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं। कमिश्नर्स करीबन 50 कमिश्नर्स ने ये मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम सेवरल स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से, और ये सारी चीज़ों में डिस्कस हुआ है कि हम सबको एक मिल के एक ऐसा प्रयास करना होगा ताकि हम सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड जो है वो मिले सारे कंज्यूमर्स को पूरे भारत देश में, उसके लिए प्रयास किया जाए। All right, that's all about August month's webinar or August month's update from FSSCI. If you have any question, you may ask. Thank you so much. Namaskar. Okay, so this is our last month's award for International Inspiration Women Award, which I got last month. And वी आर हैविंग अगले हफ्ते हमारी एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग है इन इंदौर, एक बेसिक केटरिंग ट्रेनिंग है इन इंदौर, सो इफ यू विश यू मे ज्वाइन। और अगर आप लोगों का कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप कोई भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि लेबलिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग, एफएसएससीआई से रिलेटेड ट्रेनिंग, इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग, लीड ऑडिटर ट्रेनिंग, अगर ऐसा आप कुछ भी चाहते हैं करना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक लीड ऑडिटर ट्रेनिंग भी हो रही है सितंबर में, आई थिंक इट इज़ फ्रॉम 25 टू 29 सितंबर, ऑनलाइन रहेगी। तो आप में से जो भी आईएसओ 22000 में लीड ऑडिटर बनना चाहता है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको डिटेल्स ईमेल पे कर दिया जाएगा और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। We are also sharing one feedback पे क्वेश्चन, सो आई रिक्वेस्ट अगर आप ज्वाइन कर पाए तो आई रिक्वेस्ट अगर आप फीडबैक दें अपना वैल्यूएबल, ताकि हम हमारे वेबिनार को और बेहतर कर सकते हैं।
Okay, Anvish, Anvik, Anviksha is asking, is there any test to know the amount of TPC in cooling oil? Yes, there is a TPC meter. टीपीसी मीटर होता है जिसको आपको ऑयल को थोड़ा सा हीट करना होता है और उस ऑयल में आपको उस प्रोब को डालना होता है। जब आप प्रोब देंगे तो डिजिटली दिखाता है कि हाउ मच इज द टीपीसी इन योर ऑयल। तो टीपीसी मीटर होता है जिससे आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लैब मेथड्स में आप करें तो आप उसको एफएफए के थ्रू भी निकाल सकते हैं। एफएफए टेस्ट करके भी आप अपने ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक चेक कर सकते हैं। यस राइट विनोद जी। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। A1 देसी काउ। यस। ऑल राइट। सो अगर आप में से और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू मे आस्क। ओके थैंक यू सो मच। Vinodji is asking, we have in-house canteen in our factory, whether we need to monitor the UCO quantity. Yes. In case you are using more than 50 liters per day, in that case, you should be giving the residual oil to रुको vendors. अगर आपकी quantity more than 50 liters है, then you may monitor it by yourself. बिकॉज अगर आपके कैंटीन में एक ही ऑयल बार बार यूज हो रहा है तो इट मे इफेक्ट द हेल्थ ऑफ ऑल द स्टाफ हु आर ईटिंग दिस फूड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द ऑयल क्वालिटी। इन केस अगर आपको बहुत कम यूज होता है तो नीड नॉट टू परचेज रुको, नीड नॉट टू परचेज टीपीसी मीटर। आप अपना जो यूज ऑयल है उसकी क्वांटिटी आप टेस्टिंग पे भी दे सकते हैं लैबोरेटरी में एंड दे कैन चेक। सो आप एक रैंडम चेक करा के यू कैन इवेल्युएट कि आप अपना ऑयल कैसे यूज कर सकते हैं। I hope I answered your question. All right. Thank you, Vinod ji. Okay, thank you so much for attending today's webinar. आप लोगों का कि अगर कोई क्वेरी है तो आप मेल के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आज का ये जो पूरा वेबिनार था उसकी डिटेल्स और उसकी पीपीटीज आपसे ईमेल पे शेयर कर दी जाएंगी। और जो हमारी लीड ऑडिटर ट्रेनिंग होने वाली है उसकी भी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, सो यू मे अटेंड दैट। Thank you so much. Let's work towards the food safety and let's make our food safe for human consumption. Thank you so much.